हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपना जो स्वतंत्रता टॉपिक लेके जो चल रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है और उसमें हम लोगों ने लगभग 35 के समथिंग थिंकर जो हैं उनके स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम जैसे परंपरावादी हम लोगों ने किए, सकारात्मक उदारवादी किए, उसके बाद है स्वेच्छा तंत्रवादी किए और उसके बाद हम लोगों ने उदार समतावादी जो है उनके स्वतंत्रता संबंधी विचार जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अभी दो चार थिंकर बचे हैं उदार समतावादी, जिसमें जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया के विचार हम देखेंगे। तो जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया भी एक सब जानते हैं हम लोग कि उदार समतावादी विचारक हैं। और जो उदार समतावाद है वो किस पर बल देता है? ये जो सकारात्मक उदारवाद है उसी की पुनरावृत्ति है ना। तो जो सकारात्मक उदारवाद की पुनरावृत्ति के रूप में जब उदार समतावाद को जाना जाता है तो ये थिंकर किस पर बल देंगे? योग्यता और आरक्षण दोनों का समर्थन करेंगे, आर्थिक और सामाजिक न्याय की अवधारणा का समर्थन करेंगे, जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसकी अवधारणा का समर्थन करेंगे। तो इस तरीके से ये जो विचारक हैं ये योग्यता आरक्षण दोनों को क्या मानते हैं? पूरक मानते हैं। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान रखना है। तो हम आज देखेंगे जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया। तो अरविंद पनगड़िया की बुक है फ्री इंडिया टुडे, 2002 की बुक है। ये हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फ्री इंडिया टुडे 2002। उसके बाद नेक्स्ट बुक है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, 2007 की बुक है। थर्ड बुक है इनकी इंडियन डेस्टिनी, 2013 की बुक है। तो ये तीन बुक हैं अरविंद पनगड़िया की, तो ये हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद जो जगदीश भगवती हैं ये वैश्वीकरण और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके जो प्रभाव आज वैश्विक स्तर पर हमें देखने को मिलता है तो उसकी ये आलोचना करते हैं और कहते हैं कि भारत में वैश्वीकरण बहुत सोच समझकर स्नेह अपनाना चाहिए। क्या कहते हैं कि भारत में वैश्वीकरण जो है वो बहुत सोच समझकर, यानी हमें मतलब अंधा होकर किसी भी चीज के पीछे नहीं भागना है। वैश्वीकरण का मतलब यहाँ अरविंद पनगड़िया क्या बताते हैं? ये कहते हैं योग्यता और आरक्षण दोनों को साथ लेके चलना है। लोक कल्याणकारी राज्य की ये बात करते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि वैश्वीकरण चलो ठीक है होना चाहिए, विश्व स्तर पर होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन जो है वो भी होना चाहिए, लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है जो कि हर एक मतलब जो आम जनता है, जो आम नागरिक है उसके लिए ये मतलब हितकारी नहीं है। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि वैश्वीकरण होना चाहिए। ठीक है कि आज का जो भौतिकवादी युग है, आज का जो टेक्निकल युग है, इसके अंदर मतलब वैश्वीकरण की जरूरत है, नो डाउट। बट यहाँ होना क्या चाहिए? ये धीरे धीरे मतलब जो भी चेंजेज करने हैं ये नहीं कि एक साथ। यदि आपने जैसे कि एक नॉर्मल बात करते हैं कि क्लास में कोई 50 स्टूडेंट हैं, यदि उसमें से 5 स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, और जो टीचर है उसको पता चलता है कि ये 5 स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, यदि टीचर उनको पहले ही दिन, और जो जैसे मान लिया कि 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 8 सब्जेक्ट के यदि चैप्टर दे दे, है ना, या चलो ठीक है ये मानते हैं कि जैसे टीचर तो कोई एक अपने सब्जेक्ट के जैसे 5 चैप्टर भी उनको लर्न करने के लिए दे दे, तो क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो उनको क्या करना है उसमें धीरे धीरे मतलब उनको पता भी नहीं चलने मतलब होना चाहिए कि हम बदलते जा रहे हैं। जब वो बहुत ज़्यादा बदल जाएं तब उनको एहसास होना चाहिए कि हमारे अंदर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। यदि उनको एक साथ परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है तो वो क्या हो जाएंगे? वहाँ से हट जाएंगे। हट जाएंगे मीन्स या तो कोई गलत रास्ता अपनाएंगे या तो वो वहाँ से भाग जाएंगे, मतलब रहेंगे ही नहीं क्लास में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जगदीश भगवती हैं वो ये कहते हैं जैसे टीचर ने उनको पहले दिन हाफ चैप्टर याद करने के लिए दिया या फिर उनको कोई 5 क्वेश्चन उठा के दिए और सिर्फ टाइम पर स्कूल आने के लिए बोला, और जो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको मतलब अट्रैक्टिव होके सुनने के लिए उन्होंने टीचर ने मतलब उनको सजेस्ट किया
तो वही धीरे धीरे उनमें चेंजेस करके जो है वो एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं पढ़ते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में उनको सारे सब्जेक्ट या अपना ही पूरा एक सब्जेक्ट जो है वो पूरा ही मतलब उसमें एक्सपर्ट बना दिया जाए। तो वही बात जगदीश भगवती कहते हैं कि भारत में वैश्वीकरण अपनाना चाहिए, नो डाउट विकासशील देश है, अपनाना चाहिए, लेकिन विकसित देशों के बराबर अंधे होकर मतलब कोई भी अंधाधुंध जो दौड़ है उसमें हमें भाग नहीं लेना चाहिए, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, और हमें धीरे धीरे स्नेह परिवर्तन पर बल देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि वहीं अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, ये हम जानते हैं। तो ये सहभागी कल्याणकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। किस नीतियों का समर्थन करते हैं? सहभागी कल्याणकारी, यानी जिसमें सभी का पार्टिसिपेट मतलब जो आम जनता है वो भी पार्टिसिपेट करे, ऐसे कल्याणकारी राज्य की जो है कल्याणकारी राज्य का ये क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। ओके, ये इनके विचार थे। और उसके बाद जो अरविंद पनगड़िया हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन जो अंकटाड है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, में भी कार्य किया था, जो विकासशील देशों के आर्थिक व्यापारिक सहयोग का मंच है। तो इन्होंने जो है अरविंद पनगड़िया ने राष्ट्र व्यापार जो विकास सम्मेलन है यानी अंकटाड में भी कार्य किया, और वहां पर विकासशील देशों का आर्थिक व्यापारिक ये सहयोग मंच है। तो इस तरीके से वैश्वीकरण के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको दूर करने के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग पर बल देना चाहिए, ऐसे पनगड़िया के विचार थे। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया के विचार। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जामद्रेंजे जो कि हम जानते हैं जैसे मनरेगा के प्रारूप कर रहे हैं ये, और ये भिखारियों के लिए भी इन्होंने बहुत किया था। ये खुद मतलब भिखारी बनकर जो है उनका मतलब भिखारियों के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा अपना मतलब ये किया था कि खुद भिखारी बने। उसके बाद इन्होंने एनालिसिस किया कि हाँ इस तरीके से ये कहते हैं कि जब किसी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो पहले उसको अपने अंदर उतारो, उसके बाद हम उसको जान पाएंगे। तो जामद्रेंजे एक उदार समतावादी हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा पर विशेष बल दिया है। और इनकी बुक देखते हैं, इनकी जो जामद्रेंजे हैं इनकी एक बुक है इंडियन डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन 2008। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो उदार समतावादी विचारक हैं हरीश गुलाटी, तो उनकी बात करते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र और अमेरिकी लोकतंत्र की तुलना करते हैं, और भारतीय लोकतंत्र को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि यहाँ सकारात्मक स्वतंत्रता और पंचायती राज दोनों दिखाई देती है। तो जैसे अगर बात करते हैं हम लोग तो अमेरिकी लोकतंत्र सब कहते हैं कि हाँ मतलब वैश्विक स्तर पर उसको श्रेष्ठ लोकतंत्र का नाम दिया जाता है और माना भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। वैसे नॉर्मली यदि हम डिस्कस करते हैं तो क्या आतंकवादी हमले वहाँ नहीं होते? वहाँ भी होते हैं। वहाँ सिर्फ 2 ही परिवार जो हैं वो आज तक जो उच्च स्तर की जो सत्ता है उसके मतलब अपने उनको मतलब सत्ता को हाथ में ले रखा है। जबकि इंडिया में तो हम देखते हैं कि एक निम्न वर्ग, एक आदिवासी महिला भी राष्ट्रपति बन सकती है, एक उच्च वर्ग की महिला भी बन सकती है, एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी पीएम बन सकता है, एक उच्च वर्ग का व्यक्ति भी पीएम बन सकता है। तो जो अमेरिकी लोकतंत्र के बजाय जो भारत का लोकतंत्र है वो काफ़ी श्रेष्ठ है। रियली यदि वास्तविकता की जांच की जाए तो भारतीय लोकतंत्र की तुलना किसी भी मतलब देश से नहीं की जा सकती। भारत में बहुत अच्छा लोकतंत्र है, नो डाउट। तो हरीश गुलाटी यही कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो अन्य देशों के कंपैरिजन श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ जो है वो गांव में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, जो सहकारी संघवाद है, वो सब चीज़ें भारत में देखने को मिलती हैं। अमेरिकी लोकतंत्र में तो सिर्फ 2 परिवारों ने सत्ता अपने हाथ में ली हुई है, कभी ये कभी वो, ठीक है। तो नॉर्मल इंसान तो वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकता, जो आम नागरिक है वो तो सोच भी नहीं सकता। जबकि भारत में तो कोई भी व्यक्ति यदि उसमें कैपेबिलिटी है, यदि वो कुछ करना चाहता है
तो वो मतलब ये नहीं है कि हाँ आज उठ के वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, धीरे धीरे अपनी योग्यता के अनुसार जो है वो उच्च पद पर जा सकता है। ठीक है, तो यही बात हरीश गुलाटी कहते हैं। अब हम देखते हैं समुदायवाद। तो समुदायवाद बंधुता पर बल देती है। समुदायवाद एक ऐसी विचारधारा है जो बंधुता, कर्तव्य पालन, समाज, है ना, सकारात्मक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानता है। तो इसमें क्या है कि जैसे एक है नकारात्मक उदारवाद, एक सकारात्मक उदारवाद। तो नकारात्मक उदारवाद की पुनरावृत्ति के रूप में स्वेच्छातंत्रवाद और सकारात्मक उदारवाद की पुनरावृत्ति के रूप में उदारसमतावाद। तो जो सकारात्मक उदारवाद है, जो कि योग्यता और आरक्षण दोनों को पूरक मानते हैं, दोनों का समर्थन करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं, आर्थिक और सामाजिक न्याय का जो है वो समर्थन करते हैं। तो उसी तरीके से जो उदार समतावाद मानता है, और उदार समतावाद की तरह समुदायवाद और समाजवाद जो विचारधाराएं हैं वो भी उससे समतुल्यता रखती हैं। तो इस तरीके से समुदायवाद बंधुता पर बल देता है और यह भी कर्तव्य पालन और जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसको महत्वपूर्ण मानता है। तो अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। तो जो ये विशेषताओं में देखेंगे कि जो व्यक्ति है वो एक सामुदायिक प्राणी है, समुदाय और व्यक्ति में एकता पर बल देते हैं, और अति व्यक्तिवाद का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अति व्यक्तिवाद का विरोध कैसे करते हैं कि जैसे ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब हर तरीके से अति व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो परंपरागत उदारवादी हैं वो कहते हैं वो अराजकतावादी हैं, व्यक्तिवादी हैं बहुत अधिक। वो कहते हैं कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो न्यूनतम होना चाहिए, मतलब अहस्तक्षेप वाला राज्य होना चाहिए। अदृश्य हाथ की संकल्पना जो है उसका वो समर्थन करते हैं। और उसी के अपोजिट जो समुदायवाद है वो अति व्यक्तिवाद का विरोध करती है। ये कहते हैं कि बहुत अधिक व्यक्तिवाद जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो योग्यता है और जो आरक्षण है वो दोनों दब जाते हैं, यानी आरक्षण तो बिल्कुल ही दब जाता है। तो इस तरीके से अति व्यक्तिवाद का विरोध करते हैं जो समुदायवादी विचारधारा है ये। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है व्यक्ति एक साथ अनेक समुदायों का सदस्य हो सकता है। ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो एक साथ अनेक समुदायों का सदस्य हो सकता है। यानी पहली जो विशेषता इसमें बताई कि व्यक्ति एक सामुदायिक प्राणी है, जिस तरीके से जो अरस्तु हैं वो भी कहते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है ना। हाँ, तो उसी तरीके से ये भी कहते हैं कि व्यक्ति एक सामुदायिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, वो असभ्य नहीं है, वो मतलब पशु जगत में निवास नहीं करता, उसको सोशल होना चाहिए, उससे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उसके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। जो गलत है तो उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, यदि सही इन्वायरमेंट है तो सही व्यवहार पड़ता है, मतलब सही इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। तो यही बात जो है वो समुदायवादी विचारधारा मानती है कि जो व्यक्ति यदि अपने आसपास के सामाजिक जो वातावरण है उससे मतलब उसका प्रभाव यदि उस पर पड़ता है, यदि जो वातावरण है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव उसका डेवलप होगा, है ना, वो किस तरीके से मतलब वो कर पाएगा। तो इसी प्रकार से व्यक्ति के साथ जो एक साथ अनेक समुदायों का सदस्य हो सकता है, यही बात ये कहते हैं। उसके बाद जनता की सहभागिता और विश्वास पर भी ये विशेष बल देते हैं, यानी जनता को अधिक से अधिक जो मतलब राजनीतिक कार्य हैं, जो गतिविधियां हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं जो फरीद जकारिया समुदायवाद को ए, बी और सी के रूप में परिभाषित करते हैं। ए से मतलब है अरिस्टोटल जैसे कि अरस्तु जो मैंने आपको बताया कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानता है। बी से इन्होंने बताया ब्लोइंग एलोन, एक ये इनका लेख है, फिर आगे जाके ये बुक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि ब्लोइंग जो एलोन है इसमें कहते हैं कि व्यक्ति है उसके पास, वैसे देखें तो आज का जो टेक्निकल युग है इसमें हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, वहाँ आपको मतलब एक एक व्यक्ति के लाख से ऊपर भी फॉलोअर्स मिल जाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति के ऊपर कोई आपदा आती है, जब उसकी सिचुएशन बहुत गंभीर होती है, तो उस समय जो है वो एक व्यक्ति वहाँ खड़ा नहीं मिलता। तो यही ब्लोइंग अलोन की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट पुटनम देते हैं, और ये अपने इस लेख यानी कि आगे जाके जो बुक बनती है, लेख होता है ये 1995 में लिखते हैं, उसके बाद ये बुक में कन्वर्ट हो जाती है। 2000 की ये बुक है ब्लोइंग अलोन रॉबर्ट पुटनम की। तो इस तरीके से ये ब्लोइंग अलोन की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं।
नेक्स्ट इनके सी वाला है सिविल सोसाइटी, मतलब सी से बताते हैं सिविल सोसाइटी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो है वो परिभाषित करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा फ्री जकारिया। उसके बाद हम देखते हैं जो फ्री जकारिया हैं वो ये कहते हैं कि जो समुदायवाद है वो तीसरा रास्ता है, वह न तो उदारवाद है और न ही वो रूढ़िवाद है। रूढ़िवाद तो नाम किसको देते हैं, ये परंपरावाद को, ठीक है। और जो उदारवाद नाम किसको देते हैं, सकारात्मक उदारवाद को, है ना। तो ये कहते हैं कि समुदायवाद वो तीसरा ही रास्ता है, ये इन दोनों की ऊपर नहीं चल रहा, ये इसका अपना अलग रास्ता है। तो फ्रांसीसी फुकुयामा, उसके बाद देखते हैं फ्रांसीसी फुकुयामा, और इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है फ्रांसीसी फुकुयामा की, जो एंड ऑफ हिस्ट्री जो लिखते हैं कि मतलब अमेरिका के पतन की ये बात करते हैं। तो MNC3 को नागरिक समाज मानते हैं, जबकि बेंजामिन बार्बर इसकी आलोचना करते हैं, जबकि इसकी आलोचना करते हैं। ये कहते हैं कि जो फ्रांसीसी फुकुयामा है ये नागरिक समाज बहुत ज़्यादा मतलब व्यापक विचार देते हैं, जब हम इनको अलग से डिटेल में भी पढ़ेंगे। और जो बेंजामिन बार्बर हैं इनकी ये आलोचना करते हैं, इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है अमिताई एंटी जोइनी, लिखते हैं कि समुदायवाद अति व्यक्तिवाद का विरोधी है, तो इतना हमें ध्यान रखना है। कौन कहता है, अमिताई एंटी जोइनी। उसके बाद इनकी दो बुक हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मतलब नेट के एग्ज़ाम में तो ये बुक्स आती ही आती हैं, मतलब एक अगर जैसे दिसंबर वाले में नहीं आई तो जून वाले में आएंगी, जून वाले में नहीं आती हैं तो दिसंबर वाले में ये बुक्स जरूर आती हैं, इनमें से एक बुक जरूर आती है। द रिस्पॉन्स कम्युनिटी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ये पत्रिका ध्यान रखनी है। और दूसरी है जो इनकी बुक है ये भी हमें ध्यान रखनी है, जो जिसको क्या कहते हैं, ये समुदायवाद की बाइबल, तो इतना हमें ध्यान रखना है। और अब हम नेक्स्ट जो अन्य समुदायवादी हैं वो देखते हैं। रॉबर्ट एन बेला, एलन एहर नेस्ट, डेरोथी डे, ये 20वीं शताब्दी के समुदायवादी हैं। नथान ग्लेजर, माइकल वाल्जर, विल किमलिका, माइकल सेंडले, मे काइंटर, मार्था मिर्ना, मेरी एन ग्लेड नॉय, तो ये अन्य समुदायवादी विचारक हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा हम जो चार्ल्स टेलर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। जो चार्ल्स टेलर हैं वो भी स्वतंत्रता की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, और वो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता को अलग नाम देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो राजीव भार्गव की बुक है उसमें जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसको अवसर की अवधारणा या अवसर की समता के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में नाम दिया गया है, और जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसको उचित प्रयोगों की अवधारणा जो है ये बोला गया है। तो ये दोनों मतलब ये डिवाइड किसने किया था, ये अलग अलग डिवाइड किया है चार्ल्स टेलर ने, तो ये नाम दिए थे चार्ल्स टेलर ने, इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इनकी जो पहली बुक है वो है सोर्सेज ऑफ द सेल्फ 1989 की, ये बुक ध्यान रखनी है। सेकंड इनकी बुक है द मुस्लिम ऑफ मॉडर्निटी 1996, और थर्ड बुक है ए सेकुलर एज 2007 की बुक है, तो ये हमें ध्यान रखनी है। 3 बुक्स हैं इनकी, सोर्सेज ऑफ सेल्फ 1989, द मुस्लिम ऑफ मॉडर्निटी 1996 और ए सेकुलर एज 2007। तो इस तरीके से जो चार्ल्स टेलर हैं वो सेंट ऑगस्टाइन की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ऑगस्टाइन व्यक्तिवादी हैं और समाज की अवहेलना करते हैं। तो इतना हमें ध्यान रखना है। किसकी आलोचना करते हैं ये, ऑगस्टाइन की, और कहते हैं कि ऑगस्टाइन व्यक्तिवादी है और समाज की क्या करता है, अवहेलना करता है। तो इतना हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा स्वतंत्रता का जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने समुदायवाद भी थोड़ा डिस्कस किया है, क्योंकि ये जब हम ये यहाँ से जो फैक्ट है वो क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे का क्वेश्चन कई बार आते आते भी गलत हो जाता है, तो इतना हमें ध्यान रखना है। ओके, होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम लेके चलेंगे समानता का। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।